सुजीत एक काफ़ी गरीब आदमी होता है जो अपने परिवार के साथ रहता है। सुजीत की पत्नी लता अपनी सास गीता से कहती है, माँ जी अभी तो इनका काम अच्छा चल रहा है, कुछ पैसे भी जमा हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना तो जल्दी हम अपना घर ठीक करवा लेंगे, वरना ऐसे घर में काफ़ी परेशानी होती है। हाँ बहू, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे में तो परेशानी होती ही है। आज मैं सोनू के लिए नए कपड़े भी लेकर आ रही हूँ। कब से बेचारा नए कपड़े मांग रहा है, लेकिन पैसे ही नहीं होते हैं। इसीलिए 2 साल से सोनू को भी नए कपड़े मैंने नहीं दिलवाए हैं। बहू, अब हालात सुधर रहे हैं तो क्यों सोचना, आज सोनू के लिए अच्छे से कपड़े ले आना। घर के हालात सुधर रहे थे, जिसे लेकर अब सुजीत का परिवार काफ़ी खुश था। कुछ दिनों बाद सुजीत ब्रेड पकौड़े बेचकर घर आ रहा होता है, तभी एक गाड़ी सुजीत को टक्कर मार देती है। आ आ कोई है। आ सुजीत दर्द में काफी देर तक तड़पता रहता है। काफी देर बाद कुछ लोग सुजीत को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उस एक्सीडेंट में सुजीत अपने दोनों पैर खो देता है, और जब ये बात सुजीत के परिवार को पता चलती है तो उन्हें काफी दुख होता है। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया। मेरे बेटे के साथ ही ये सब होना था क्या। अब हमारा क्या होगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। लता, मुझे माफ कर दो। अरे आप माफी क्यों मांग रहे हैं। जो भी हुआ है उसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। जो हुआ वो एक हादसा था, और हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। इसीलिए आप खुद को कोसना बंद करिए। सुजीत भी अब घर पर ही बैठ जाता है, जिस वजह से घर के हालात बिगड़ने लगते हैं। घर में तो कुछ भी राशन नहीं है। अब मैं क्या करूं। अगर इन्हें पता चला तो ये परेशान हो जाएंगे। एक बार माँ जी से बात करती हूँ इस बारे में। लता काफ़ी परेशान हो जाती है और अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, घर में राशन भी नहीं है, और उधार राशन जब लेने गई थी तो उधार राशन देने से भी मना कर दिया, क्योंकि अभी तक हमने पहले का ही उधार नहीं चुकाया है। अब हम क्या करेंगे। लता अपनी सास से बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ लता का बेटा सोनू आता है। माँ, मुझे स्कूल से घर भेज दिया। क्यों, स्कूल से घर क्यों भेज दिया। किसी ने कुछ कहा क्या। माँ, स्कूल की मैडम ने कहा है जब तक स्कूल की फीस नहीं भरेंगे मेरे माँ बाप, तब तक मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेरी स्कूल की फीस नहीं भरी क्या? बेटा, तुझे तो पता ही है ना, तेरे बाबा की तबीयत खराब है। मैं कुछ दिनों में स्कूल की फीस भर दूंगी। अच्छा, अभी ज़रा बाबा के पास जाओ, देखो तो वो क्या कर रहे हैं। सोनू जैसे ही वहाँ जाता है तभी गीता कहती है, बहू, ऐसे तो हम नहीं रह सकते। सोनू का भी भविष्य है और घर के बारे में भी देखना है। सुजीत की दवाई, घर का राशन, ये सब भी देखना है। माँ जी, हम अब सुजीत जी के बदले ब्रेड पकौड़े बेचते हैं। वो काम नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम तो काम कर ही सकते हैं ना, कमाई तो होगी। बहू, तू बात तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन लोगों को सुजीत के हाथों के ही ब्रेड पकौड़े पसंद हैं। उन्हें हमारे हाथ का स्वाद कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हमें कुछ और सोचना चाहिए। दोनों सास बहू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद सब साथ बैठे होते हैं, तभी लता कहती है, सुजीत जी, ये जो आप ब्रेड लाते थे ये काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन हम ब्रेड का कुछ और नहीं बना सकते हैं क्या। ब्रेड का तो बहुत कुछ बन सकता है। माँ, हमारे स्कूल में जब स्टॉल लगाए गए थे ना, तो ब्रेड का पिज़्ज़ा भी लगाया गया था स्टॉल में, और वो बहुत ही अच्छा बना था। आप क्या घर में ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हो? नहीं बेटा, हम ब्रेड पिज़्ज़ा नहीं बना रहे हैं, बल्कि ब्रेड पिज़्ज़ा का ढाबा खोल रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अब हम ब्रेड पिज़्ज़ा बेचा करेंगे। ब्रेड पिज़्ज़ा के बारे में काफ़ी पहले मैंने भी सुना था। घर के हालातों को जानते हुए अब लता और गीता दोनों मिलकर एक छोटा सा ढाबा खोलते हैं, जहां दोनों ब्रेड पिज़्ज़ा बेचना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, हमारे गांव में ब्रेड पिज़्ज़ा। मुझे तो ब्रेड पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, लेकिन हमारे गांव में कभी खाने को ही नहीं था। अरे, तो अब क्या सोच रही हैं। अब तो हमारे गांव में भी ब्रेड पिज़्ज़ा का ढाबा खुल चुका है। तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं, चल ना ढाबे पर चलते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा खाने। दोनों सहेलियां ढाबे पर जाती हैं। अरे, ज़रा हमें भी ब्रेड पिज़्ज़ा खाने को दे दो, और एक पैक भी कर देना, मैं तो घर भी लेकर जाऊंगी, घर पे भी तो सबको खिलाऊं। ऐसे ही कुछ दिनों में वहाँ सबको ब्रेड पिज़्ज़ा काफ़ी पसंद आने लगता है। गरीब ब्रेड पिज़्ज़ा ढाबा अच्छा चलने लगता है, और ये देखकर आसपास के लोग जलने लग जाते हैं। मैं इतने समय से यहाँ पर चाट बेच रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे ठेले पर कभी इतनी भीड़ नहीं हुई जितनी भीड़ यहाँ हुई है। इस ब्रेड पिज्जा की वजह से कोई मेरे ठेले पर नहीं आता था, तो अब से मैं भी ब्रेड पिज्जा ही बेचा करूंगा।
तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे वो उमाकांत है ना, वो भी ब्रेड पिज्जा बेचने लग गया। अब उसके दिन के 3,000 4,000 तो बन ही जाते हैं। हम सब यहाँ अच्छे से अपना काम कर रहे थे, लेकिन दोनों सास बहू के आने के बाद से तो हमारा काम ही ठप पड़ गया। और वो कहते हैं ना, दूसरों का भला हम तब ही कर सकते हैं जब हम खुद का भला करें। मैं भी अब ब्रेड पिज्जा बेचना ही शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके उसकी सड़क पर काफी लोग ब्रेड पिज्जा बेचने लग जाते हैं, जिस वजह से सास बहू का काम धीमा पड़ जाता है। बहू, अचानक से हमारा काम धीमा पड़ गया है, अब हम क्या करें? माँ जी, पहले भी तो परेशानी आई थी ना, लेकिन उन परेशानियों से ही तो लड़कर आज हम यहाँ खड़े हैं। भगवान देख रहे हैं, वो आज बुरा करके कल को हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे। बहू, कल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू जितनी हिम्मत से काम ले रही है ना, ये देख कर तो मुझे भी हिम्मत मिलती है। मुझे भी यही लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। गीता और लता दोनों मेहनत से अपना काम करती और ऐसे ही कई दिन निकल गए थे। कुछ दिनों बाद दोनों अपने ढाबे पर ही थे कि तभी उनके ढाबे पर गांव का सरपंच आता है। अरे सरपंच जी, आप यहाँ, आपको कुछ काम था तो आप हमें बता देते ना, हम खुद चले आते। आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? अरे अपने काम के लिए तो हर किसी को झुकना पड़ता है ना, और जब काम मुझे है तो तकलीफ आप क्यों उठाएंगी? माफ करना, हम कुछ समझे नहीं। आपको हमसे क्या काम है, बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? दरअसल इस महीने मेरी बेटी की शादी है, मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहता। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी बेटी की शादी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरी बेटी को आपके ढाबे का ब्रेड पिज्जा काफी ज्यादा पसंद है और वो चाहती है कि उसकी शादी में आपका बनाया हुआ ब्रेड पिज्जा भी रहे, इसलिए मैं आपको ऑर्डर देने आया हूँ। ये रही एडवांस पेमेंट। बहू, तू बिल्कुल सही कहती है। भगवान मुश्किलों के बाद रास्ता भी खुद ही दिखाते हैं। देख, हमारा ढाबा कैसे अच्छा नहीं चल रहा था और अब अचानक से ये ऑर्डर। हाँ माँ जी। दोनों सास बहू अब ब्रेड पिज्जा के लिए बड़े बड़े ऑर्डर लेना शुरू कर देती हैं और ढाबा खूब अच्छे से चलाते हैं। उमा और कोमल दोनों ही एक छोटे से गांव में रहती हैं, जहां उनका एक छोटा सा ढाबा होता है। सुबह सुबह उमा अपनी बहू को उठाने लगती है। अरे कोमल, बहू उठेगी नहीं, ढाबा खोलना है। माँ जी, कल रात देर से सोई थी, इसीलिए अभी आंख नहीं खुली। समय क्या हो रहा है? बहू, अभी तो समय है, उठ जा, मैं कुछ खाने को बना लेती हूँ तब तक। दोनों सास बहू थोड़ी देर बाद अपने ढाबे पर जाते हैं और ढाबे पर खाना बनाकर ग्राहक के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आता। माँ जी, इतनी देर हो गई, अब तक कोई ग्राहक भी नहीं आया। ये तो रोज का ही होता जा रहा है। हम ढाबा खोलते हैं और थोड़ी बहुत कमाई होती है, फिर शाम हो जाती है। ऐसे कब तक चलता रहेगा? बहू, पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं ना, उसे देखकर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। हम तो बस सब्र से ही काट सकते हैं। माँ जी, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर रोज यहाँ अपना ढाबा खोलते हैं, इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं, सब सामान लाते हैं। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि कम से कम हमारी मेहनत का तो मिल ही जाए। बहू, हमें अभी ना बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। देर सवेर हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। काश हमारा चांद पर ढाबा होता। अगर हमारा चांद पर ढाबा होता ना, तब तो लोगों की भीड़ होती हमारे ढाबे पर और हम ही खाना बनाते हुए थक जाते। बहू, तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। अरे चांद पर ढाबा कैसे मुमकिन हो सकता है? दोनों सास बहू अपने ढाबे को लेकर ऐसे ही अक्सर परेशान रहती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और शाम उमा ढाबा बंद करने जा रही होती है कि तभी कोमल अपनी सास को रोक देती है। माँ जी, आज ढाबा बंद मत करिए, मेरा मन है कि आज मैं ढाबे में ही सो जाऊं। बहू, ये तू क्या कह रही है? तू अकेले ढाबे में कैसे सो सकती है? अरे अजीत के दुनिया से चले जाने के बाद हम दोनों का इस दुनिया में है ही कौन? और अगर तू भी ऐसे परेशान होकर यहाँ अकेले बैठ जाएगी तो मेरा क्या होगा? तू यहाँ क्यों रात में रहना चाहती है? हम घर चलते हैं ना। माँ जी, मैं उदास हूँ, इसीलिए ढाबे में रात में नहीं रुकना चाहती, बल्कि मेरा मन है आज यहाँ रुकने का। और अगर आपको घर पर अकेला महसूस होगा तो आज हम दोनों ही यहाँ रुक जाते हैं ना, इससे आपको भी अकेला महसूस नहीं होगा। अरे चल ठीक है बहू, अगर तू ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही। रात के समय दोनों सो रहे होते हैं, तभी कोमल को सपना आता है। माँ जी, अब तो हमारा चांद पर ढाबा है, देखना दिन दुगनी और रात चौगुनी होगी हमारी। बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। अभी ही हमारे ढाबे में ग्राहक की इतनी भीड़ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम इतने सारे ग्राहक को अकेले कैसे संभालेंगे।
माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? कल तक जब हम जमीन पर ढाबा चलाते थे तो भी तो अकेले ही संभाल रहे थे ना। अब तो हमारा चांद पर ढाबा है। कभी किसी ने नहीं सुना होगा गरीब का चांद पर ढाबा, लेकिन हमारा वो ढाबा भी है। अरे इतना अच्छा चांद पर ढाबा है और आप लोग खाना देने में समय लगा रहे हैं। जल्दी से खाना दे दीजिए ना, और बैठने की भी जगह बता दीजिए। दरअसल बैठने की जगह तो अभी नहीं है, आप कल आ जाइएगा। नहीं नहीं, चांद पर ढाबा है, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे टेबल कुर्सी की जरूरत नहीं है, मैं तो चांद पर ही बैठकर खाना खा लूंगा। आप जल्दी से मुझे खाना दे दीजिए। बहन जी, मैं भी कब से खाना मांग रही हूँ। अरे जल्दी से हमारे लिए भी खाना लगा दीजिए। अपने ढाबे पर ग्राहक की इतनी भीड़ देखकर दोनों सास बहू काफी खुश हो जाती हैं। बहू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे ढाबे पर कभी इतनी ज्यादा भीड़ भी होगी, लेकिन यहाँ तो इतनी भीड़ है। माँ जी, बात बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अभी तो हमें जल्दी जल्दी हाथ चलाने चाहिए। देखिए ना, लोगों की भीड़ कैसे बढ़ती जा रही है। कोमल जल्दी से खाना लगा रही होती है, तभी उमा बाल्टी भर पानी लेकर कोमल के मुंह पर गिरा देती है। अब माँ जी, ये क्या? ढाबे पर ग्राहक की भीड़ लगी है और आपने मेरे मुंह पे पानी डाल दिया। बहू, सपने देखना बंद कर। अरे कब से मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ, उठाने की कोशिश कर रही हूँ, तू है कि उठ ही नहीं रही। और तू ऐसे सपने क्यों देखती है? अब माँ जी, अब सपने देखने का नहीं बल्कि सपने को सच करने का समय आ गया है। बहू, ये तो क्या बोल रही है? क्या सच करना है? माँ जी, हमारा ढाबा चल नहीं रहा है ना। आप देखना हमारा ढाबा कितना अच्छा चलेगा। गरीब का चांद पर ढाबा होगा तो लोग खुद ही आएंगे। बहू, मुझे तेरी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। तू साफ साफ बता कि आखिर तू कहना क्या चाहती है। माँ जी, अब बस मैं कहूँगी नहीं, बल्कि हम साथ में काम करेंगे। कोमल जुगाड़ लगाकर कबाड़ी की दुकान से आसपास से कुछ फालतू के सामान लेकर आती है और उसी से अपने ढाबे को पूरी तरह ढक देती है। बहू, ये तो क्या कर रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, मैं चांद पर ढाबा बना रही हूँ। ये देख रही हो ना, पूरी सतह बिल्कुल वैसे ही लग रही है ना, जैसे चांद की होती है। तो अब हम इस ढाबे को ऐसे बना देंगे जैसे ये चांद पर है। अरे वाह बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दोनों सास बहू अब कड़ी मेहनत करने लग जाती हैं और अपने साधारण से ढाबे को चांद वाला ढाबा बना देती हैं। एक हफ्ते की मेहनत रंग लाती है और वो ढाबा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चांद पर ही हो। बहू, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये ढाबा चांद पर ही हो। ऐसा ढाबा अगर ग्राहक देखेंगे तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। बहू, तू तो बहुत समझदार है। माँ जी, वैसे तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी ज्यादा समझदार हूँ, और अब भगवान चाहेंगे तो हमारा ढाबा खूब चलेगा। दोनों सास बहू का चांद पर ढाबा लोगों को काफी अच्छा लगता है। कुछ ही दिनों में लोगों में चांद पर ढाबा भी काफी मशहूर हो जाता है। वाह, चांद पर ढाबा, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। ऐसा ढाबा तो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा ढाबा किसी ने देखा नहीं है, तभी तो हमने ऐसा ढाबा बनाया है। क्या मैं चांद पर ढाबे में कुछ फोटोज ले सकती हूँ? वो क्या है ना, मुझे फोटो लेना बहुत अच्छा लगता है, और आपका इतना अच्छा ढाबा है, इतना अनोखा है कि मैं खुद को फोटो लेने से रोक नहीं पा रही हूँ। प्लीज मना मत कीजिएगा। इसमें मना करने वाली क्या बात है? अरे इतना अच्छा ढाबा है, लोगों को इतना पसंद आ रहा है, तो फोटो लीजिए। आपको जितना मन करे उतनी फोटो लीजिए। ऐसे ही अब काफी लोग आने जाने लगते हैं। ढाबे पर थोड़ी सी देर में भी भीड़ खाली नहीं होती। ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसा हो गया। चांद पर ढाबा तो इतना अच्छा चल रहा है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहू, तूने बिना सोचे ही इतना अच्छा ढाबा तैयार कर दिया। उनका ढाबा काफी मशहूर हो गया था। कुछ दिनों बाद एक आदमी आता है। सुनिए, दरअसल मेरी शादी की सालगिरह है और मैं अपनी सालगिरह आपके इस चांद पर ढाबे पर मनाना चाहता हूँ। मैं इसके लिए आपको काफी अच्छे पैसे दूंगा। माँ जी, यहाँ तो लोग अपने अच्छे दिन को और अच्छा बनाने भी आ रहे हैं। अरे कुछ बताइए ना। जी, हमें मंजूर है। इसी तरह अंत में लोग अब चांद पर गरीब के ढाबे की काफी सराहना करते हैं और ढाबा भी काफी अच्छा चलता है। मीरा और कल्पना दोनों सास बहू बहुत गरीब होती हैं। दोनों का एक दूसरे के सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं होता। दोनों का गांव में एक छोटा सा ढाबा होता है जिसमें वो दोनों अपना स्पेशल पिज्जा पराठा बेचते हैं। ओए होए होए होए, क्या बेहतरीन पिज्जा पराठा बनाती हो आप दोनों सास बहू। खाकर अलग ही खुशी होती है। मैं तो और 5 पराठे खाऊंगा। अरे वाह वाह, धन्यवाद। हमने गांव में और भी कई सारी जगहों पर पिज्जा पराठा खाया है, पर आपके ढाबे पर जो पिज्जा पराठा है उसकी बात ही निराली है। स्वाद एकदम अलग है। हाँ हाँ, हमें तो बताइए, आपकी पिज्जा पराठा की खुफिया रेसिपी क्या है?
कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? अगर हम आपको हमारी खुफिया रेसिपी बता देंगे तो हम अपने ढाबे पर क्या बेचेंगे? ये बात भी सही है। मीरा और कल्पना अपने पिज्जा पराठा ढाबा से दिन भर में अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, जिससे उन दोनों का अच्छे से गुजारा हो जाता है। बहू, हमारा ढाबा धीरे धीरे कितनी प्रगति कर रहा है। काश तेरे ससुर जी और मेरा बेटा अशोक इन सबको देखने के लिए जिंदा होते। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। अशोक और ससुर जी के बिना ये सब अधूरा है। लेकिन एक बात भी है, वो दोनों चाहे इस शरीर से मर चुके हैं, लेकिन उनकी रूह आज भी हमारे साथ है। वो दोनों हमें तरक्की करते देख बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ बहू, सो तो है। इसीलिए निराश होने की जगह खुश होकर अपनी तरक्की का जश्न मनाते रहना चाहिए। साथ ही अशोक और ससुर जी के लिए हमें बिना हार माने बस मेहनत करते रहना चाहिए, है ना? तूने एकदम सही कहा है बहू, कितनी समझदार हो गई है तू। सब आपके कारण है माँ जी। मीरा और कल्पना दोनों अपने ढाबे पर आए हर बेसहारा की मदद करती, कभी कुछ पैसे देकर तो कभी मुफ्त में पिज्जा पराठा खिलाकर। ऐसे ही एक दिन उनके ढाबे पर एक औरत आती है जो एकदम बेसहारा होती है। जी मेरी मदद कीजिए, मुझे आपके ढाबे पर काम पर रख लीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या? लेकिन हमारे ढाबे पर हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ईश्वर की कृपा दृष्टि से हम दोनों सास बहू मिलकर सारा काम संभाल लेते हैं। हाँ, अगर तुम्हें कुछ खाना हो या कुछ रुपए चाहिए तो हम दे देते हैं। उस प्रकार की मदद हम कर सकते हैं बहन। नहीं दीदी, मुझे काम चाहिए। मैंने पूरे गांव में हर जगह काम ढूंढा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। देखिए, मुझे ज़्यादा तनख्वाह ना दे तो भी चलेगा, बस काम दे दीजिए। मैं काम करके अपने बलबूते पर जीना चाहती हूँ। मुझे तो ना मेरे मायके वालों ने सहारा दिया, ना ससुराल वालों ने। हर तरफ से मैंने बस ठोकर ही खाई है। आप दोनों बहुत भली हो, ये मैं जानती हूँ। अपने ढाबे पर आए हर ज़रूरतमंद की मदद करती हैं आप, इसीलिए कृपा करके मुझे एक अवसर दीजिए। लेकिन देखिए, आज नहीं तो कल आप दोनों को किसी नौकर की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, इसीलिए अब से ही रख लीजिए ना मुझे काम पर। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें काम दे देते हैं। पर बहू, हमारे पास तो अभी फ़िलहाल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जी माँ जी, जानती हूँ, पर जिस तरह से हमारा ढाबा दिन ब दिन प्रगति करने जा रहा है, ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ है, इसीलिए हम दोनों भी कभी कभार सारा काम ठीक से संभालने में असफल हो जाती हैं। तो चलिए इन्हें रख लेते हैं। हम दोनों ढाबे के अंदर पिज्ज़ा पराठा बनाया करेंगे और ये सबको परोसा करेंगी, और साथ ही बचे खुचे बर्तन भी साफ कर दिया करेंगी। हाँ ठीक है बहू, अगर तुझे उचित लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी माँ जी। अच्छा, तुम कल से काम पर आ सकती हो? हाँ ठीक है दीदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी आप दोनों को खूब खूब तरक्की दे। धन्यवाद। अच्छा सुनो, तुम्हें अपना नाम तो बताना चाहिए ना, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दामिनी है दीदी। ठीक है दामिनी, मिलते हैं कल। जी ज़रूर। दामिनी अब अगले दिन काम पर आ जाती है। वो ढाबे पर आए लोगों को पिज्ज़ा पराठा परोसती है और साथ ही बचे हुए बर्तन को साफ करती है। दीदी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब क्या करूं? दोपहर के समय है, ग्राहकों का आना जाना भी थोड़ा कम हो चुका है। एक काम करो, ढाबे के बाहर की जगह पर थोड़ा झाड़ू लगा दो, थोड़ा बहुत कचरा है वो भी निकाल दो। ठीक है दीदी। दामिनी अपना काम सही से करती है, लेकिन 2 दिन बाद जब सुबह के समय कल्पना और मीरा अपना ढाबा खोलने जाते हैं, तभी वो दोनों कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये क्या, दामिनी का पिज्जा पराठा ढाबा? ये हमारे ढाबे पर काम करने आई दामिनी, 2 दिन में इसने ढाबा खोल लिया, वो भी ठीक हमारे ढाबे के सामने। दामिनी भी अपने ढाबे पर पिज्जा पराठा बेचती है, वो भी कम दाम में, जिस कारण गांव वाले अब उसके ढाबे पर पिज्जा पराठा खाने आते हैं। वाह वाह, ये पिज्जा पराठा तो एकदम मीरा दीदी और कल्पना काकी के पिज्जा के पराठे के जैसा है, लेकिन स्वाद एकदम वैसे का वैसा कैसे हो सकता है ये? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओफो भाई साहब, आप दोनों खाने पर ध्यान दीजिए ना। कम दाम में इतना स्वादिष्ट पिज्जा पराठा आपको और कहाँ मिलेगा? ये बात भी सही कही आपने बहन जी। दिन भर मीरा और कल्पना के ढाबे पर केवल इक्का दुक्का ग्राहक आकर पिज्जा पराठा खाते हैं। वहीं कम दाम होने के कारण दामिनी के पास ही ज्यादा ग्राहक होते हैं। रात के वक्त, दामिनी ये तुमने बहुत गलत किया।
नाटक करके तुम हमारे ढाबे पर आई, वो भी सिर्फ काम मांगने के लिए। और तुमने काम सीखने के बहाने हमारे यहाँ के सारे तरीके सीख लिए, पिज्ज़ा पराठा की खुफिया रेसिपी देख ली और अब वही पराठा तुम कम दाम में बेच रही हो। देखना, हाँ तू देखना, तेरे कुकर्मों की सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी। अरे जाओ जाओ, अब तुम दोनों का ढाबा तो खत्म और अब हर तरफ मेरे ढाबे की चर्चा होगी। दामिनी के ढाबे के कारण अब 2-3 दिन बाद तो कल्पना और मीरा के ढाबे पर ग्राहक एकदम ना के बराबर आते हैं और उन दोनों को अपना ढाबा बंद करना पड़ता है। अपना गुजर बसर करने के लिए अब उन्हें गांव में लोगों के घरों में जाकर खाना बनाना पड़ता है। ऐसे वो 3 घरों में जाते हैं और थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं। उन्हें अपने साथ हुए धोखे का बहुत दुख होता है। बहू, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही गलत क्यों होता है? हमने हमेशा इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और उस आदमी को भी काम दिया, लेकिन उसने ही हमारे साथ धोखा किया। वो सब मैं नहीं जानती माँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो हमें न्याय ज़रूर दिलाकर रहेंगे। अब दामिनी के ढाबे की तरक्की होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पिज्ज़ा पराठा बनाने की आधी सामग्री में मिलावट करती है। आधे दाम में बेच रही हूँ पिज्ज़ा पराठा। अरे भाई, मुझे भी तो थोड़ा बहुत मुनाफा चाहिए, इसीलिए अब मैं ये मिलावट वाली सस्ती सामग्री इस्तेमाल करके ही पिज्ज़ा पराठा बनाऊंगी। लोगों की जान खतरे में जाती है तो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ हो इससे पहले ही उस गांव का एक आदमी दामिनी को मिलावट करते देख लेता है और फौरन बाकी लोगों को वहां एकत्रित करता है। उससे सभी बहुत सुनाते हैं। छी दामिनी, अरे लानत है तुझ पर। पहले तूने हमारे साथ धोखा किया और अपना ये ढाबा खोला और अब तुम अपने फायदे के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हो, बेशरम कहीं की। हमें माफ कर दीजिए कल्पना काकी, मीरा दीदी, हमने कम दाम देखकर इस दामिनी के ढाबे का पिज्जा पराठा खाना सही समझा, लेकिन हम गलत थे। अब ये इस गांव में पिज्जा पराठा नहीं बेचेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी, मैं पूरी ईमानदारी से पिज्जा पराठा बेचूंगी। अरे चुप हो जा, बहुत हो गया तेरा। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, दफा हो जाए इस गांव से। गांव वाले दामिनी को गांव से निकाल देते हैं, जिसके बाद कल्पना और मीरा दोनों सास बहू फिर से अपना ढाबा खोलते हैं और फिर उनकी खूब तरक्की होती है। इसीलिए हमें कभी भी खुद के फायदे के लिए दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के बदले बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ईमानदारी और मेहनत से ही कमाना चाहिए और खुश रहना चाहिए। रीमा और अनिता दोनों सास बहू वैष्णो माता की काफी बड़ी भक्त होती हैं और एक छोटे से गांव में वैष्णो नाम से एक ढाबा भी चलाती हैं। सुबह के समय रीमा पूजा कर रही होती है, तभी उसका पति कहता है, अरे रीमा सुनो। क्या सुनो? दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि बहू पूजा कर रही है? किसी को ऐसे पूजा के बीच से उठाना अच्छा लगता है? माँ, मुझे काम पर भी जाना है, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो जाकर खुद ढूंढना। हम भी तो ढाबा चलाते हैं, कभी आज तक तुझे परेशान किया है क्या कि हमारा ये सामान नहीं मिल रहा, वो सामान नहीं मिल रहा? लेकिन तू तो छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ आ जाता है। अच्छा ठीक है माँ, मुझसे गलती हो गई। आपकी बहू पूजा कर रही थी इसलिए मैंने उसे टोक दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं खुद ही अपना काम कर लूंगा, बस आप सुबह सुबह मुझे सुनाओ मत। सुनने वाला काम करेगा तो सुनना तो पड़ेगा ही ना। इसी तरह दोनों सास बहू की वैष्णो माता को लेकर भक्ति बहुत ही साफ दिल से थी। कुछ दिनों बाद दोनों अपने ढाबे पर ही बैठे होते हैं, तभी वहाँ एक ग्राहक आता है। अरे काकी, खाने में क्या क्या है? खाने में तो सब कुछ है, पर शुद्ध शाकाहारी खाना है, लहसुन प्याज तक नहीं है। अरे वाह, इसका मतलब प्योर वेज खाना ही मिलता है। जैसा नाम वैसे दर्शन। बिल्कुल सही नाम रखा है आप दोनों ने अपने ढाबे का। और नहीं तो क्या, हम सब पर वैष्णो माँ की इतनी कृपा है, तभी तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। अच्छा भाई साहब, आप बता दीजिए कि आपको क्या खाना है। एक दाल मखनी कर दो और पनीर की सब्जी कर देना। वैसे अगर मुझे सलाद में प्याज चाहिए होगी तो मिल जाएगी। माफ करना भाई साहब, हम यहाँ पर माता रानी को भी खाना खिलाते हैं। हम उन्हें रूष्ट करके अपने किसी भी ग्राहक को खुश नहीं कर सकते। आपने जो भी मांगा है हम वो सब देंगे, लेकिन प्याज या प्याज से जुड़ा हमारे ढाबे में तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। हम माफी चाहते हैं। अरे इसमें माफी वाली क्या बात है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने किसी भी ग्राहक के लिए ढाबे के नियम को नहीं बदल रही है। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर।
इसी तरह दोनों सास बहू के ढाबे पर काफ़ी लोग आते हैं और वो ऐसे ही खूब तरक्की कर रहे थे। कुछ दिनों बाद सास बहू अपने घर के लिए नई अलमारी लेते हैं जो पड़ोसन जानकी देखती है। अरे इतनी जल्दी नई अलमारी? अभी पिछले महीने से तो घर की पुताई का काम करवाया था ना। लगता है मोहित बेटा का काम कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। नहीं काकी, ये उनके काम से नहीं बल्कि सास बहू के वैष्णो ढाबे की बदौलत है। माता रानी का हमारे सर पर हाथ है, तभी तो हमारा इतना अच्छा काम चल रहा है कि हमें कुछ भी सामान लेने से पहले ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अच्छा, ढाबा वाकई में इतना अच्छा चलता है या बस तुम दोनों दिखावा कर रही हो? अरे जानकी, दिखावा है? दिखावा करके हमें क्या ही मिल जाएगा। हम तो बस माता रानी के नाम पर अपने ढाबे को चला रहे हैं और माता रानी भी बस हमें निराश नहीं कर रही। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। जानकी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद रीमा ग्राहक को खाना परोसती है, जिसे खाकर ग्राहक काफी गुस्सा करने लगता है। अरे ये कोई खाना है, हैं? अरे पैसों में खाना खिला रहे हो, कोई मुफ्त में नहीं जो कुछ भी खाने को दे रहे हो। अरे क्या हुआ भाई साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे इतना फीका खाना और ये कोई दाल है? इसमें तो बस पानी ही पानी भरा है। समझ नहीं आ रहा कि ये खाने के लिए बनी है या हाथ धोने के लिए। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? एक ही हफ्ते में तीसरी बार हमारे ढाबे की कोई शिकायत कर रहा है। तुम लोग ऐसे ही लालची होते हो। माता वैष्णो के नाम का ढाबा खोल लिया, लेकिन काम इतने छोटे। अरे माता के नाम से काम कर रहे हो, कम से कम काम में ईमानदारी तो दिखा ही सकते हो, हैं? इतना बेकार खाना, मैं इसकी एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ऐसे ही गुजरते दिन के साथ अब हर कोई उनके ढाबे की बुराई करने लगता है। अरे दाल रोटी मिलेगी क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, 4 रोटी और दाल पैक कर देना, लेकिन मैं बस 20 रुपए ही दूंगी। क्या बस 20 रुपए? लेकिन दाल रोटी तो 50 की है, आप इतने कम पैसे क्यों दे रही हैं? अरे पानी वाली दाल के कोई 50 रुपए देगा क्या? और रोटी भी कुछ खास नहीं होती है। ऐसे खाने के तो 20 भी बहुत ज्यादा दे रही हूँ मैं। ठीक है बहन जी, आपको जितने ठीक लगे आप उतने ही दे दीजिएगा। साथ में मटर पनीर की सब्जी भी दे देना। वैसे भी नाम की ही मटर पनीर की सब्जी होगी। कंजूस सास बहू का ढाबा है, अब ज्यादा दिन तो चल पाएगा नहीं। हम कोई कंजूसी नहीं करते हैं। हम पहले जैसे खाना बनाते थे अब भी वैसे ही बनाते हैं। हाँ, लोग तो पागल है ना, जो बिना किसी बात के इतनी बुराई कर रहे हैं। अरे तुम दोनों सास बहू कंजूसी करना छोड़ दो। लोगों के इतने ताने सुनकर दोनों सास बहू को बहुत बुरा लगता है। माँ जी, हमने ऐसा क्या किया कि लोग हमारे ढाबे के खाने की इतनी बुराई कर रहे हैं? अब तो एक एक हफ्ता हो जाता है, मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही आते हैं। बहू, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हमसे कहाँ गलती हो गई है। अब तो वैष्णो माँ ही हमारे ढाबे का कुछ कर सकती हैं। हमें अब उन पर ही विश्वास रखना चाहिए। इतनी शर्मिंदगी झेलने के बाद भी दोनों सास बहू अब भी ढाबा खोल रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों सास बहुएं अपने ढाबे में बैठी होती हैं। बहू, जा जरा सब्जी काट ले, आज चूल्हा तक नहीं जला है ढाबे में। माता रानी को तो भोग लगा ही देते हैं ना। ठीक है माँ जी। रीमा खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, जहाँ पहले से जानकी खड़ी थी और मसालों को बदल रही होती है। हाँ, ये जानकी काकी हमारे ढाबे की रसोई में? रीमा तुरंत अपनी सास को लेकर आती है और वो दोनों चुपके से रसोई के बाहर खड़े होकर जानकी को देख रहे थे। ये सास बहू का ढाबा बहुत चल रहा था ना। इस ढाबे के दम से ही दोनों सास बहू बहुत उछल रहे थे ना। ढाबे का नाम तो खराब हो ही गया, अब कुछ दिनों में बस ताला लगने की देर है। हाँ। जानकी को मिलावट करता देख दोनों सास बहुएं समझ आती हैं और वो तुरंत रसोई में जाती हैं। ये सब तुमने किया? तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी दूसरे के काम को ऐसे खराब करते हुए? अरे तुम दोनों ये यहाँ क्या? हाँ, हम दोनों यहाँ और हमें अब सब कुछ पता चल गया। लेकिन आपकी भलाई अब इसी में है कि अब आप सबके सामने जाकर अपनी गलती मान लो, वरना जिस तरह सच हमारे सामने आया है ना, वैसे ही वैष्णो माँ सबके सामने सच ले आएंगी और तब जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, ये आप जानती हैं। जानकी काफी डर जाती है और उसी शाम गांव वालों को ढाबे पर बुलवाती है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। इतने दिनों मैं वैष्णो ढाबे में
जो भी बदलाव आए हैं वो मेरी वजह से ही आए हैं। सास बहू की कोई गलती नहीं है। मैंने ही जलन में आकर सब किया था। क्या इसका मतलब ये सब तुम्हारा किया धरा है? हाँ, ये सब मैंने किया है। जानकी की सच्चाई बताने के बाद अब दोबारा से लोगों का भरोसा सास बहू पर वापस बन जाता है और अब वो वापस से तरक्की करने लगते हैं। मानसी और नीतू दोनों ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोनों के हाथ में चिकन का बहुत अच्छा स्वाद होता है जो कि घर में सबको पसंद आता है। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं रसोई में होती हैं, तभी वहां उनकी सास शारदा आती है। हाँ भाई, तो आज खाने में क्या बना रही हो तुम दोनों? माँ जी, आज तो हम आलू पालक बना रही हैं। क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आपको कुछ और खाने का मन था क्या? हाँ, वो तुम्हारे ससुर जी कह रहे थे कि आज उनका चिकन खाने का मन है, तो आज तुम दोनों ना चिकन ही बना दो सबके लिए। नीतू और मानसी दोनों ही सबके लिए खाने में चिकन बनाती हैं और सबको खाने के लिए परोसते हैं। वाह बहू वाह, जब भी तुम दोनों चिकन बनाती हो ना पेट भर जाता है, लेकिन मन कभी नहीं भरता है। बहुत ही स्वाद बनाया है। अरे नीतू भाभी, आप दोनों बहुएं मिलकर अपना चिकन ढाबा खोल ही लो। अरे क्या देवर जी, आप भी ना। अरे ढाबा और हम खोलें? घर पर आप सबके लिए चिकन बनाते हैं, यही बहुत है। ढाबा खोलना हमारे बस की बात नहीं है। आप लोग कहीं हमें बस चढ़ा तो नहीं रहे ना? अरे नहीं बहुओं, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम दोनों कुछ अच्छा कर रही हो, तभी तो हम तुम दोनों को इतना बोल रहे हैं ना। अपने परिवार का इतना उत्साह देखकर दोनों बहुएं सोच में पड़ जाती हैं। मानसी, मुझे ऐसा लगता है कि सब सही कह रहे हैं। हम अगर सच में इतना अच्छा चिकन बनाते हैं तो हमें अब अपना ढाबा खोल लेना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, लोगों को पसंद आएगा या फिर लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन हमें कम से कम एक बार तो कोशिश करनी चाहिए ना। दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं और फिर अपना एक चिकन ढाबा खोल लेती हैं। लो, ढाबे का शुभारंभ तो हो गया है। अब बस तुम दोनों ईमानदारी से अपने इस ढाबे को चलाना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम ढाबे को बहुत ही ईमानदारी के साथ चलाएंगे। दोनों बहुएं अब ढाबे में काफी ईमानदारी से काम करती हैं। अरे चिकन बिरयानी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है। आप बैठिए, मैं अभी चिकन बिरयानी लाती हूँ। मानसी जल्दी से उस आदमी के लिए चिकन बिरयानी ला कर देती है। अरे वाह, इतने कम दाम में इतनी स्वादिष्ट और इतनी ज्यादा चिकन वाली बिरयानी, वाह भाई वाह। हाँ जी भाई साहब, आप हमारे ढाबे पर आए हैं। हमारे ढाबे पर चिकन से जुड़ा सब कुछ मिलेगा और वो भी बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जरा एक चिकन रोल और चिकन कबाब भी पैक कर देना। दोनों बहुओं का ढाबा काफी अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन स्वीटी नाम की लड़की आती है। अरे, आप दोनों बहुओं का चिकन ढाबा मिल ही गया है। मैंने बहुत नाम सुना है आपके ढाबे के बारे में। आप जरा मेरे लिए चिकन हांडी पैक कर देंगी? जी बिल्कुल, अभी कर देती हूँ। इतना अच्छा काम चलता देख दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं। हमारा ढाबा तो गांव में काफ़ी धूम मचा रहा है। लोग अगर यहाँ से जा भी रहे होते हैं तो हमारे ढाबे से बिना कुछ खाए जाते नहीं हैं। अब यही मौका है हमारे पास अपने बारे में सोचने का। लोगों को तो हमारा चिकन ढाबा पसंद ही आ गया है, तो इसका मतलब लोग आने ही वाले हैं। तो अब हम अपनी जेब के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दोनों बहुओं के मन में लालच और घमंड पैदा हो जाता है और वो अब चिकन में मिलावट करने लगते हैं। अरे चिकन के नाम पर इसमें तो बस सोयाबीन ही है। यहाँ चिकन के पैसों में तुम लोग सोयाबीन खिला रहे हो हमें। ये हमारा ढाबा है और हमारे ढाबे पर यही खाने को मिलेगा। अगर खाना है तो खाओ, वरना बाहर जाने का रास्ता तो पता ही है। तुम लोग ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। अब दोबारा कभी इस ढाबे पर मैं पैर भी नहीं रखने वाली। हाँ, तो हमने भी कोई आपके पैर पकड़कर खींच नहीं रखे हैं और ना ही हम आपको खींच कर लाएंगे। आप जा सकती हैं। मिलावट और लोगों से बदतमीजी अब हर रोज बढ़ती जा रही थी, जो कि दोनों बहुओं के परिवार वाले भी देख रहे थे। ये तुम दोनों बहुएं क्या कर रही हो? अरे हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है। तुम दोनों ग्राहक से बदतमीजी से बात करती हो। और ये मिलावट किस लिए? जब काम इतना अच्छा चल रहा है, ढाबे का इतना नाम है, तो मिलावट करके क्यों अपना नाम खराब करना? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अरे कब तक बस ग्राहक का ही सोचते रहेंगे?
देखिए, लोगों का तो काम ही बोलने का होता है। 4 दिन बोलेंगे और यही खाने आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम दोनों को पता है हम क्या कर रहे हैं। परिवार में इतना समझाने के बाद भी दोनों बहुएं किसी की बात तक नहीं सुनती हैं और अभी भी मिलावट करती रहती हैं। कई दिन निकल जाते हैं और अब उनके ढाबे पर कोई नहीं आ रहा था। हमने सच में बहुत गलत किया। 2 हफ्ते हो गए हैं और अब हमारे ढाबे पर कोई चिकन खाने नहीं आया। हमें अपने परिवार वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत अपने परिवार के पास जाती हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ढाबे का घमंड हो गया था। आप सब सही कह रहे थे। अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। जब मौका था तो तुम दोनों ने समझा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, हमें एक मौका दे दीजिए, हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। नहीं, अब हम तुम्हें मौका देकर कोई गलती नहीं करना चाहते। आज जो भी हुआ है ये सब तुम दोनों की ही गलती का परिणाम है। दोनों बहुएं अब अपने किए पर बस पछतावा कर रही थी। कई दिनों बाद गांव में एक अजय कल्लू नाम का चिकन ढाबा खुलता है। अरे आओ भाई, बढ़िया बढ़िया, अलग अलग तरह का चिकन खाओ, आओ आओ आओ। कुछ दिनों में कल्लू का ढाबा भी काफी मशहूर हो जाता है। हर कोई वहां आने लगा था। देखो तो मानसी, यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है। एक समय था जब हमारे ढाबे के बाहर भी इतनी भीड़ हुआ करती थी। हाँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है ये सब सोचकर। अब वो दिन वापस कभी नहीं आ सकता। हाँ, चलो हम घर चलते हैं। दोनों बहुएं घर वापस आ जाती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं कल्लू के ढाबे से गुजर रही होती हैं। तभी वो उनकी नज़र ढाबे की रसोई में जाती है। ये गया सोयाबीन और ये गया खराब मुर्गा। मुझे तो सस्ते दाम पर मिल गया। लोगों के पेट में जाने के बाद कहाँ ही किसी को पता चल रहा है कि ये खराब मुर्गा है। कल्लू को मिलावट करते हुए दोनों बहुएं देख लेती हैं। हे भगवान, ये कल्लू तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमें गांव वालों को इसकी सच्चाई के बारे में बताना ही चाहिए। दोनों बहुएं कल्लू की मिलावट करते हुए वीडियो बना लेती हैं और शाम के समय जब कल्लू के ढाबे पर काफी भीड़ थी तो बड़ी सी टीवी पर वो वीडियो चला देती हैं। ये देखिए, ये कल्लू आप सबकी सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। खराब चिकन सस्ते दाम पर मिला था, ये वही खिला रहा है। हे भगवान, अच्छा हुआ तुम दोनों इसका सच सबके सामने ले आई, वरना तो हमें कभी सच पता ही नहीं चलता। देखिए, हमने खुद भी गलती की है, लेकिन अब हम आप सबसे माफी मांगते हैं और बस आप सबसे एक मौका चाहते हैं। जब तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम हम गांव वालों के लिए इतना कर रही हो तो हम भी एक मौका देने को तैयार हैं। इसी के साथ अंत में गांव वाले दोनों बहुओं को एक मौका देते हैं, जिसका सदुपयोग करके दोनों बहुएं खुद तरक्की करती हैं और अपना ढाबा फिर खड़ा करती हैं। सुमन और गायत्री दोनों ही अपने घर में काफी ज्यादा उदास बैठी होती हैं। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? इनकी दवाई भी खत्म हो रही है, घर में पैसे भी नहीं हैं, हमारे पास कोई नौकरी भी नहीं है, तो अब हमारा घर कैसे चलेगा? बहू, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं आसपास कहीं काम देख रही हूँ। जैसे ही काम मिल जाएगा, पैसों की दिक्कत परेशानी थोड़ी तो दूर होगी। माँ जी, कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। मैंने भी इतनी जगह काम के लिए पता किया है, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में तो कुछ करना ही पड़ेगा ना हमें। ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ सोचा है क्या तूने पहले से ही? हाँ माँ जी, मैं सोच कर ही बोल रही हूँ। देखिए, आसपास कोई भी घर पर कीर्तन पूजा पाठ होता है तो वहाँ पर मुझे ही बुलाते हैं सब खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक ठाक खाना बनाती हूँ। तो क्यों ना अब हम अपना काम शुरू कर दें, मतलब अपना ढाबे वाला काम, ढाबा खोलें। बहू, तो ये क्या कह रही है? ढाबा खोलना हमारे बस की बात नहीं है। ढाबा खोलने में कितनी परेशानी आती है। माँ जी, मैं आपकी चिंता और डर अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन जब तक हम किसी भी काम के लिए हिम्मत नहीं बनाएंगे ना, तब तक वैसे भी कुछ करना हमारे बस की बात नहीं होगी ना। बहू, तू समझ नहीं रही है। दोनों सास बहू बात कर रहे होते हैं, तभी सुमन का बेटा सोनू रोते हुए आता है। अरे क्या हुआ सोनू, तू इतना क्यों रो रहा है? माँ, मुझे मैडम ने स्कूल आने से मना कर दिया। कहने लगे जब तक फीस नहीं देंगे स्कूल की, तब तक स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, मेरी फीस अब तक क्यों नहीं दी गई है माँ? हाँ, मुझे स्कूल जाना है माँ। माँ जी, देख रही हो ना आप, कितनी परेशानी हो रही है। सोनू बेटा, तू चुप हो जा।
और अब जा ना, कपड़े बदल ले। बहू तू ठीक कह रही है। फिर अगर तुझे यही सही लग रहा है ढाबा खोलना तो मैं भी तेरे साथ हूँ। घर की परेशानियों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दोनों सास बहू अब ढाबा खोलने की तैयारी में लग जाते हैं। बहू हमने ढाबा खोलने की तो सोच ली है, लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। हम ढाबा खोलेंगे कैसे? माँ जी, रमेश काका है ना, मैंने उनसे बात की है। उनकी जो दुकान है उसको किराए पर ले लेंगे। 3 महीने बाद ही हम पैसे देंगे। मैंने उनसे बात की थी कि जब हमारा ढाबा 3 महीने थोड़ा बहुत चलने लग जाएगा तो हम पैसे दे देंगे। दोनों सास बहू रमेश के पास जाते हैं। अरे दुलारी पिचकारी दोनों आ गई। माफ करना, ये दुलारी पिचकारी कौन है? अरे मैं गायत्री और ये मेरी बहू सुमन है। तुम दोनों को ही दुलारी पिचकारी कह रहा हूं। अच्छा ये बताओ, यहाँ क्यों आए हो दोनों? काम है क्या? हाँ रमेश काका, काम ही है। दरअसल मैंने आपसे बात की थी ना आपकी उस दुकान के बारे में, वो हमें किराए के लिए चाहिए। दुकान क्या, घर ले लो, सड़क ले लो, पूरा देश ले लो, हमें क्या, लेकिन किराया दे देना 3 महीने में। जी काका, हम दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। दोनों सास बहू दुकान को ढाबे में बदलते हैं। बहू मैंने अपने ढाबे के बाहर के बोर्ड तो लगा दिया है। अब लोग आते जाते लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ खाने के लिए भी आते रहेंगे। माँ जी, ये तो बिल्कुल सही किया। यहाँ आसपास भी काफी लोगों के ढाबे हैं जो कि काफी समय से हैं यहाँ पर। अब मुझे तो घबराहट हो रही है कि इतने लोग जो अपना नाम कमा चुके हैं उनके बीच में हमारा ढाबा टिक पाएगा या नहीं। माँ जी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू अपने ढाबे पर ग्राहक के आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। माँ जी, कहीं हमने गलती तो नहीं की ना ढाबा खोलकर? इतनी देर हो गई है, हम कब से बैठे हैं, यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। अगर ऐसे ही चला तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बहू तूने ही तो हिम्मत दी है और तू ही ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा? अरे थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू नए ढाबे पर खड़ी रहती हैं। काफी समय हो जाता है, लेकिन 3-4 दिनों तक उनके ढाबे पर कोई नहीं आता, बिल्कुल सूना रहता है। बहू अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा? ऐसे तो हमारा कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमने कितनी सारी सब्जियां खरीदी हैं, ऊपर से हमें ढाबे का किराया भी देना पड़ेगा। अरे हम ये सब कैसे करेंगे? माँ जी, मैंने तो सोचा था कि हम काम करेंगे, अपना ढाबा खोलेंगे तो हमारा फ़ायदा भी होगा, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक मुझे कहीं से कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मुझे माफ़ कीजिए माँ जी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बहू देखा, हमने भगवान का नाम लेकर ढाबा तो शुरू कर दिया, अब देखते हैं कुछ होगा कि नहीं। माँ जी, हमारा ढाबा बहुत ही सिंपल सादा सा लगता है, हम इसमें कुछ अनोखा ट्राई करें क्या? बहू तू ये क्या कह रही है? अब हम ढाबे में अनोखा क्या कर सकते हैं? माँ जी, हम ढाबे को अनोखा करने के लिए ना फूल पत्तों से ढाबे की रंगत को बदल देते हैं। इसको सुंदर बना सकते हैं ताकि लोग इसकी सजावट देख कर आएँ और यहाँ पर उनके रुकने का मन करे। अगर यहाँ पर किसी भी ग्राहक का रुकने का मन करेगा ना तो वो खुद ही बहाने ढूंढ कर आएगा। अरे बहू ये तो तूने बिल्कुल पते की बात कही है। दोनों सास बहू अब अपने ढाबे को अनोखे बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। फूल पत्ते, घर के वेस्ट मटेरियल से ढाबे को अनोखा और बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ये तो हमारी छोटी सी दुकान थी जिसकी काया पलट ही हो गई है। देखो इतनी सुंदर दुकान बना दी है तुमने। अगर हम इसका पैसा बढ़ा देंगे तो तुम्हें देना पड़ेगा। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? वैसे भी हमारा काम चल नहीं रहा है, हम कैसे इतने पैसे देंगे? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, इतने सुंदर दुकान बना दी है, अगर हम यहाँ रोज आ जाएं तो कोनो दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ आ सकते हैं रोज। सास बहू के अनोखे ढाबे को देखकर लोग आकर्षित होते हैं और ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं। बहू तेरा ये अनोखा आइडिया तो काम कर गया। देख, कल तक यहाँ कोई आता नहीं था और अब हमारे ढाबे पर कितनी भीड़ है। हाँ माँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी नाव डूबने से उन्होंने बचा ली। सास बहू काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आसपास के ढाबे वाले काफ़ी चिढ़ने लगते थे। इन दोनों सास बहू के अनोखे ढाबे की वजह से तो हमारे ढाबे की कमाई ही रुक गई है। इनको सबक जरूर सिखाऊंगा। मनोज को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ के खाने। अरे भाई मैं झूठ थोड़े ना बोलूंगा, खुद खाकर देख लीजिए नमक है कि नहीं। नहीं भाई साहब, अब आप खाना खा रहे हैं, आपको स्वाद का ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने खाना बनाने के बाद
खाना चखा भी था तब तो नमक बिल्कुल बराबर था। अब पता नहीं कैसे आपको ज्यादा लग रहा है। मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, आपको यही लगता है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप एक काम करिए, खुद खाना खाकर फिर बताइए। दोनों सास बहू खाना खाते हैं तो उन्हें भी नमक काफ़ी तेज़ लगता है। माफ़ करना, दरअसल गलती से नमक गिर गया होगा ज़्यादा। अच्छा, आपका मुंह का स्वाद ख़राब हो गया, इसीलिए हम आपको एक ऑफ़र देते हैं। आप हमारे ढाबे में कितनी भी फ़ोटो ले सकते हैं, कितनी भी देर तक रुक सकते हैं। पक्का ना कहीं बाद में आप बोलोगे तो नहीं कि मैं मुफ्त में रुका हूँ। अरे नहीं नहीं, ढाबा अपना ही समझिए, हम आपके लिए कुछ अच्छा भी खाने को लाते हैं। सूरज सास बहू के ऑफर से खुश हो जाता है और ढाबे में बड़े चाव से खाना भी खाता है और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लेता है। मजा आ गया ऐसे अनोखे ढाबे पर आकर, अब तो मैं यहाँ रोज ही आऊंगा। इसके बाद दोनों सास बहू अपने ढाबे को और अनोखा बनाने के लिए आए हुए ग्राहकों का फूलों से स्वागत करते हैं। उनके बैठने की काफ़ी सुंदर जगह की व्यवस्था करते हैं। वाओ, ये कितना प्यारा ढाबा है, बिल्कुल यूनिक है। सच में ऐसा अनोखा ढाबा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। जस्ट वाओ। आपको हमारा ढाबा पसंद आया? ये पसंद आने लायक वाली तो चीज़ है ही नहीं। ये तो ऐसा ढाबा है जहाँ पर हर किसी का मन करे कि वो यहाँ से जाए ही ना। सच में बहुत ही प्यारा ढाबा है और इसको अनोखा बनाने के लिए आप लोगों ने भी देखकर ही, मतलब आपको देखकर लग रहा है कि कितनी ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की है। वैसे हमारे ढाबे का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट है, आप खाओगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये तो कहने की बात ही नहीं है। आई मीन आप लोगों को ना, मतलब क्या कहूँ मैं, देख कर ही लग रहा है कि ढाबे में खाना भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगा। अब जल्दी से ना मेरे लिए अपने ढाबे का बेस्ट वाला खाना दे दीजिए, मुझे क्रेविंग हो रही है, अब मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। इसी तरह दोनों सास बहू का अनोखा ढाबा काफ़ी ऊंचाई पर आ जाता है और जलन खोर लोगों की जलन उन्हें ही मात देती रहती है।